दोस्तों, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार बैंक क्लर्क की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आईबीपीएस ने आखिरकार क्लर्क भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब क्लर्क पोस्ट का नाम बदलकर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए कर दिया गया है। अब बहुत से कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम बदला है या फिर जॉब, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस भी बदला है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। यह भर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन यानी आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस भर्ती का नाम सीआरपी सीएसए 16 रखा गया है और इसके माध्यम से पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए की भर्ती की जाएगी। पहले इसी पोस्ट को आईबीपीएस क्लर्क कहा जाता था, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर इसका नाम कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया है। हालांकि कैंडिडेट को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट का नेचर पहले जैसा ही क्लर्कल कैडर का रहेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों, ऑफिशियल एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2026 है। इसी अवधि के दौरान एप्लीकेशन फी भी जमा करनी होगी। अगर फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी 2 दिन का एडिट विंडो भी मिलेगा, जिसकी जानकारी आईपीएस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देगा। इसके बाद सितंबर 2026 में प्रिलिमिनरी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होगा और उसी महीने जरूरतमंद कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, प्रिलिमिनरी एग्जाम अक्टूबर 2026 में होगा और उसका रिजल्ट नवंबर 2026 में ही आएगा। मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड भी नवंबर में जारी होगा। मेन एग्जाम दिसंबर 2026 में होगा और आखिर में मार्च 2027 में प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब सवाल आता है कि इस भर्ती में कौन कौन से बैंक्स शामिल हैं। इस बार पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। यानी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से किसी एक बैंक में हो सकती है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि अधिकांश कैंडिडेट सबसे पहले यही जानना चाहता है कि बैंक क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट बनने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इस पोस्ट का बेसिक पे 24,050 रुपया से शुरू होता है। इसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अलग अलग सिटी और बैंक के अनुसार इन हैंड सैलरी में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत में लगभग 38,000 से 45,000 पर मंथ तक की इन हैंड सैलरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, समय के साथ सैलरी और अलाउंसेज दोनों बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले एज लिमिट जान लेते हैं। इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट्स का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और अन्य रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 वर्ष तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यानी अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक या कोई अन्य ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट को जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि बाद में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होगी। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम और डिजेबल एक्स सर्विसमैन डीईएसएम कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 175 रुपये फ़ी रखी गई है। फ़ी का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और इसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही जमा करना होगा। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी कैटेगरी सही चुनिए और समय रहते फ़ी का पेमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल है
क्या इस भर्ती में इंटरव्यू होगा? इसका जवाब है नहीं। इस भर्ती में केवल प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट मेन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट को प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा और जरूरत पड़ने पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों, इस भर्ती का सिलेक्शन 2 चरणों में होगा, जिसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम और उसके बाद मेन एग्जाम आयोजित किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय मिलेगा। इस एग्जाम में सफल होने वाले कैंडिडेट्स ही मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब बात करें मेन एग्जाम की, तो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि फाइनल मेरिट इसी एग्जाम के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। मेन एग्जाम में रीजनिंग, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करने की बजाय सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना जरूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग की। कई कैंडिडेट्स इसी पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें अच्छे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। आईबीपीएस के इस एग्जाम में प्रत्येक गलत आंसर पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता है तो बिना सोचे समझे गेस करने से बचिए। स्मार्ट अटेम्प्ट करना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं स्टेट वाइज एप्लीकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप केवल एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने बिहार के लिए अप्लाई किया है तो उसी स्टेट की वैकेंसी के लिए कंसीडर किए जाएंगे। एग्जाम किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन उसी स्टेट की वैकेंसी के आधार पर होगा जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है। इसलिए फॉर्म भरते समय स्टेट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर कीजिए। अब जानते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LLPT के बारे में। बहुत से कैंडिडेट्स को लगता है कि ग्रेजुएशन हो गया तो यह टेस्ट नहीं देना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ने, लिखने और बोलने की पर्याप्त प्रमाण नहीं है तो आपको LLPT देना पड़ सकता है। अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो प्रोविजनल अलॉटमेंट पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जिस स्टेट के लिए अप्लाई कीजिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज जरूर रखिए। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि फॉर्म अप्लाई के समय दी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिए गए डॉक्यूमेंट्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो कैंडिडेट की कैंडिडेचर रद्द की जा सकती है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में पोस्टिंग की। कई कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में पोस्टिंग की। कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या अपनी पसंद का बैंक मिलेगा। इसका जवाब है फाइनल अलॉटमेंट आपकी मेरिट, प्रेफरेंस और संबंधित बैंक द्वारा उपलब्ध वैकेंसीज के आधार पर किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय बैंक प्रेफरेंस भी बहुत ध्यान से भरिए। एक बार फाइनल अलॉटमेंट हो जाने के बाद उसी बैंक के नियमों के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर आपका टारगेट सिर्फ फॉर्म भरना नहीं बल्कि सिलेक्शन लेना है तो आज से ही एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। रोज कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। सुबह का समय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए रखिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स लगातार प्रैक्टिस मांगते हैं। दोपहर या शाम में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िए और रात में करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस तैयार कीजिए। हर सप्ताह कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जोड़ दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ स्कोर देखकर खुश मत हो जाइए, बल्कि यह भी देखिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और क्यों हुए हैं। यही एनालिसिस आपको बाकी कैंडिडेट से आगे ले जाएगी। अब सवाल आता है कि क्या इस भर्ती में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। इसका जवाब है हाँ। हर साल लाखों कैंडिडेट्स आईपीएस क्लर्क यानी अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखिए कि सभी लोग गंभीर तैयारी नहीं करते। अगर आप समय पर सिलेबस पूरा कर लेते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आईपीएस क्लर्क 2026 यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट नोटिफिकेशन से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस भर्ती की सही जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और करियर से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।